हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का एक जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु जो है आपसे बोर्ड परीक्षा में अक्सर कई बार पूछे जाते हैं और यह जो आपसे 5 नंबर में प्रश्नों में पूछता है। तो इसमें जो व्हीट स्टोन सेतु का हमने जो भी इसके बारे में हमने इसको लिख दिया है ताकि आप इसकी अच्छे से नोट्स तैयार कर सकें। आइए इन चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है और इसमें प्रतिरोधों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है और इनके प्रतिरोधों के बीच में क्या संबंध है। जैसे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में जानेंगे, इसका सिद्धांत क्या है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों को एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? तो व्हीटस्टोन सेतु जो है यह प्रतिरोधों के बीच जो है एक व्यवस्था बनाई गई है, एक विशेष व्यवस्था जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु। इसे किसने बनाया है व्हीटस्टोन सेतु को? तो यह इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रोफेसर व्हीटस्टोन। ठीक है, इन्होंने ही प्रतिरोधों को एक विशेष व्यवस्था के आविष्कार किया जिसके कारण हम लोग किसी भी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं और इसी व्यवस्था को उन्होंने क्या नाम दिया? व्हीटस्टोन सेतु नाम दिया। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग 4 प्रतिरोध को लेते हैं। तो हमने इसमें 4 प्रतिरोध यानी पी, क्यू, आर तथा एस को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, जोड़ के एक चतुर्भुज बनाए हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने 4 प्रतिरोध लिए हैं, पी, क्यू, आर तथा एस। ठीक है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो यह एक चतुर्भुज का निर्माण किए हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी, यह एक चतुर्भुज बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है चतुर्भुज यह बनाते हैं तो चतुर्भुज के जो विकर्ण AC के मध्य एक सेल E तथा प्लग कुंजी K1 लगाते हैं तथा BD के मध्य एक धारा मापी G तथा प्लग कुंजी K2 को लगाते हैं। अब चतुर्भुज की चारों भुजाओं को चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कोई विक्षोभ न हो, धारा मापी में कोई विक्षोभ न हो। इस स्थिति में सेतु संतुलन कहा जाता है। संतुलन की इस अवस्था में एक संबंध होता है कि P बटा Q बराबर R बटा S होगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसी भी चालक के प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाया है। इस व्यवस्था में 4 प्रतिरोध उन्होंने लिया था। 4 प्रतिरोध कौन कौन से मान लेते हैं? P, Q, R और S। इनको श्रेणी क्रम में उन्होंने जोड़ा और जोड़ने के बाद एक चतुर्भुज का निर्माण हुआ। उस चतुर्भुज को नाम दिया गया ABCD। अब चतुर्भुज की जो यह AC विकर्ण भुजा है, ठीक है ना, इसको यहाँ नीचे दिखाया गया है। इसमें जो है एक सेल E लगा हुआ है और कुंजी K1 लगा हुआ है। ठीक है ना, तो जो हमारा प्रतिरोध है, जो हमारी यह भुजा है AC, इसमें जो इसका विकर्ण है इसमें हम लोगों ने एक सेल E और कुंजी K1 लगाया है। ठीक है, तथा दूसरा विकर्ण जो हमारा BD है इसमें एक हमने धारा मापी G लगा रखा है और एक कुंजी K2 लगा रखा है। ठीक है ना, और इसको हम लोग इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि अगर यहाँ से कुंजी K1 को हम दबाते हैं तो इसमें जब धारा जाए तो यह जो हमारा धारा मापी इसमें अगर कोई विक्षोभ उत्पन्न ना हो, मतलब यह जो है अपने स्थान से इधर दाएं बाएं ना हो, तो अपने स्थान पे यथावत पड़ी रहेगा, इसमें कोई विक्षोभ नहीं होता है, तो हम यह कहेंगे यह जो हमारा प्रतिरोध है यह संतुलन की अवस्था में है। जब संतुलन की अवस्था में होगा तो इसका जो अनुपात होगा यानी P क्यूब का अनुपात जो होगा वह R और S के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जितनी भी चीजें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सब कुछ इसी आपको चित्र में मिल जाएगा। एक बार हम और आपको समझा देते हैं क्या है कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट, ठीक है, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने किसी भी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रतिरोधों को एक विशेष व्यवस्था का निर्माण किया जिससे किसी भी चालक के प्रतिरोधों को ज्ञात किया जा सकता है। तो इंग्लैंड के साइंटिस्ट जो है प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों को यानी किसी भी चालक के प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था को उन्होंने क्या नाम दिया? व्हीटस्टोन सेतु नाम दिया। ठीक है, इस व्यवस्था में उन्होंने क्या किया था? इस व्यवस्था में उन्होंने 4 प्रतिरोध को लिया, P, Q, R और S को। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। किस क्रम में जोड़ दिया गया है? श्रेणी क्रम में। जैसे इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है इस प्रतिरोध के पहले सिरे से,
इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है इस प्रतिरोध के पहले सिरे से, मतलब इस प्रकार से जोड़कर उन्होंने इसको जो है एक श्रेणी क्रम में जोड़कर और इन सबको एक संरचना दी, और वह एक चतुर्भुज की संरचना थी, और इन चतुर्भुज के शीर्षों को ए बी सी डी का नाम दिया गया। अब इस चतुर्भुज के जो दो विकर्ण होंगे ए सी व बी डी, ए सी में उन्होंने क्या किया कि सेल ई को और कुंजी K1 को विस्थापित किया, ठीक है। उसी प्रकार से भुजा जो बी डी था उसमें एक धारा मापी जी और कुंजी K2 को लगा दिए। अब लगाने के बाद इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि अगर यहाँ से हम लोग धारा इसमें अगर हम प्रवाहित करते हैं तो BD में जो लगा धारा मापी G है इसमें कोई भी हलचल उत्पन्न न होनी चाहिए, यानी कोई भी विक्षोभ न उत्पन्न हो। तब हम यह कहेंगे कि यह जो भी प्रतिरोध लगाए गए हैं यह सभी अपने संतुलन की स्थिति में है। अगर संतुलन की स्थिति में होगा तो इसका जो P बटा Q होता है वह R बटा S के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि सूत्र की स्थापना की बात करते हैं कि सूत्र हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, यानी हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि पी क्यू बटा पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस आता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से हम समायोजित करते हैं, तो जब हम कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल से धारा I प्रवाहित होती है, जो बिंदु A पर I1 व I2 में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। अब यहाँ से कुंजी K1 हमने लगा है, यहाँ पे हमारा सेल लगा है। जैसे कुंजी के K1 दबाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुंजी जो खुली हुई है, जब इसको हम बंद करते हैं तो इसमें धारा बहने लगती है, ठीक है। बंद करने का मतलब क्या है, इसको यहाँ से इस तरह दबा देंगे तो ये इसको, यहाँ सर्किट खुली हुई तो सर्किट क्या होगी, बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जब बंद होती है तो यहाँ से धारा I धारा जाती है, जो बिंदु ए पे जाने के बाद यह दो भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से दो चालक तार है, एक ऊपर I1 जाती है, नीचे क्या जाती है, I2 जाती है। तो एक आ गया है I1 I2 में विभाजित हो जाती है। धारा I1 जो भुजा AB में तथा धारा I2 जो AD भुजा में प्रवाहित होती है। तो जो हमारी AB भुजा है इसमें कौन सी धारा जाती है, I1, और जो दूसरी धारा हमारा AD इसमें कौन सी धारा जाती है, I2 धारा जाती है, ठीक है ना। अब प्रतिरोध जो हमारा है PQRS को हम इस प्रकार से समायोजित कर लेते हैं कि अगर हम कुंजी K2 को अगर यहाँ से दबा देते हैं तो भी इसमें जो हमारा BD में जो लगा धारा मापी है जी, इसमें कोई भी विक्षोभ नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है तो हम इस स्थिति में BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना। अगर धारा मापी की जी में कोई विक्षोभ नहीं हो रहा है इसका मतलब कि इस स्थिति में तो BD में कोई धारा नहीं बह रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने धारा मापी लगा रखा है। अगर धारा बहती तो इसमें विक्षोभ उत्पन्न होता। अगर धारा नहीं बह रही है तो इसका मतलब BD के बीच जो विभवांतर होगा वह शून्य होगा। तो इतनी चीजें जो लिखी गई हैं आपको देखिए बस इसी चित्र के आधार पर समझ लेनी है। जैसे कि हम लोग क्या कहेंगे, जैसे ही कुंजी हम K1 को दबाते हैं तो इसमें से धारा I प्रवाहित होती है, जो कि बिंदु A पर जाने के बाद दो भागों में वह बढ़ जाती है। वह दो भागों में बंटने का मतलब है कि AB में धारा I1 जाती है और A2 में धारा जो हमारा AD है उसमें धारा हमारा I2 जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि PQRS को, जो ये हमारा प्रतिरोध है, इसको हम इस प्रकार से समायोजित कर देते हैं कि अगर यहाँ से हम कुंजी K2 को ऑन करें तो भी ये जो हमारा धारा मापी जी है इसमें कोई विक्षोभ न हो। अगर कोई विक्षोभ नहीं होगा तो इसका मतलब BD में कोई धारा बह नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे धारा मापी जी लगा हुआ है। अगर इसमें धारा बहती तो जी में विक्षोभ उत्पन्न होता, परंतु यहाँ जी में विक्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसमें धारा नहीं बह रही है। अगर इसमें धारा नहीं बहेगी तो इसमें विभवांतर का भी मान क्या होगा, शून्य होगा। यही चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखेंगे दो बंद पास हो गया है। बंद पास हमारे पास कौन कौन सा है, ए बी डी ए पहला बंद पास, दूसरा बंद पास है बी डी सी बी, दूसरा यह बंद पास है, ठीक है। अब इन दोनों बंद पासों में हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का दूसरा नियम जब लगाते हैं तो लिखेंगे बंद पास बी ए डी ए, यहाँ पे लिखा गया है ए बी डी ए। इस बंद पास में देखेंगे यहाँ पे दो प्रतिरोध लगे हैं और दो ही धाराएं बह रही हैं। एक धारा जो है I1 जो P वाले प्रतिरोध में जा रही है, धारा I2 जो R प्रतिरोध में जा रही है। तो दोनों की धारा जो दिशा विपरीत है, यह धारा ऐसे जाएगी, मान लीजिए इसको ऐसे आना चाहिए, लेकिन यह धारा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यह धाराएं जो एक दूसरे की विपरीत हैं, इसलिए यह धाराएं को हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस में, क्योंकि यह धाराएं देखिए ऐसे जा रही है, ऐसे जाके इसको ऐसे आना चाहिए था, ठीक है ना। ऐसे जाके ऐसे आना चाहिए था, परंतु यह धारा ऐसे जा रही है और ये भी धारा ऐसे जा रही है, दोनों एक दूसरे के कहाँ जा रहे हैं, विपरीत में। इसलिए I2 धारा को हम ऋणात्मक ले लेंगे।
तो धारा गुणे संगत प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे धारा हो गया और उसके संगत प्रतिरोध P, और दूसरी धारा इसके ठीक विपरीत जा रही है, इसलिए इसको माइनस मिलेंगे, I2 गुणे R हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या है 0, क्योंकि इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल या सेल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए I1P माइनस I2 R बराबर 0, इस चीज को पक्षांतर कर देंगे तो I1P बराबर I2 R हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे बंद पास के लिए बी सी डी बी में यहाँ पर भी देखेंगे तो यह जो हमारा प्रतिरोध है, यह जो हमारी धारा है इस प्रकार से जा रही है, ऐसे जानी चाहिए और ऐसे धारा वापस आ जानी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह धारा ऐसे जा रही है और यह धारा ऐसे आ रही है, इसका मतलब यह धारा तो धनात्मक दिशा में, यह धारा है ऋणात्मक, इसके ठीक विपरीत है, तो यह क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक वही प्रक्रिया की I1Q माइनस I2 जैसे हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I1Q बराबर I2 ऐसे हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की जब भाग लगाते हैं तो हमको मिलता है I1P बटे IQ, सॉरी I1P बटे में I1Q हो जाएगा, इधर से I2 बटे में I2R बटे में I2S हो जाएगा, I1 से I1, I2 से I2 कट जाएगा, तो PQ बटे RS हमको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। यही संतुलन, यही सेतु की क्या है, संतुलन की शर्त है। ठीक है, शर्त यह थी कि PQ बटा RS आना चाहिए, जैसे P बटा Q बराबर R बटा S आना चाहिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार हम लोग इसी चित्र से ही सारी जो है इसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, सब कुछ इसी चित्र में ही छिपा हुआ है। अगर इस चित्र को आपने ध्यान से समझ लिया, इतनी जो चीजें आपके सामने लिखी गई है इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसी चित्र के आधार पे आप लोग सारी चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे कि जो है इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने किसी भी चालक के प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था का निर्माण किया। उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, चालक सॉरी इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया था, 4 प्रतिरोध लिया था, P Q R तथा S को। उन्होंने इन चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण किया। वह चतुर्भुज था ABCD। इस चतुर्भुज की जो हमारी भुजा AC है, इसमें उन्होंने एक सेल E तथा कुंजी K1 को लगाया, तथा दूसरी भुजा जो हमारी BD है उसमें कुंजी K2 और धारा मापी G को लगाया। ठीक है, और लगाने के बाद इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित कर देते हैं कि अगर इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो G में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका मतलब यह जो हमारा संतुलन के यह जो प्रतिरोध है यह संतुलन की स्थिति में है। अगर ये संतुलन की स्थिति में होगी तो इसमें एक संबंध होता है कि P बटा Q जो होगा वह R बटा S के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यह तो था संतुलन की स्थिति। अब हम यह संतुलन की स्थिति प्राप्त कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जब हम कुंजी K1 को दबाते हैं तो यहाँ से धारा I निकलती है जो कि बिंदु A पर जाने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। एक धारा I1 में बढ़ती है, दूसरी धारा I2 में। I1 धारा जो जाती है वह AB में जाती है और जो हमारा I2 धारा है वह AD में जाती है। अच्छा, जब दो धाराएं बढ़ जाएंगी, जब इसमें जाने लगेंगी तो हम प्रतिरोध जो हमारा है PQRS को इस प्रकार से हम समायोजित कर देते हैं, मतलब इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर देते हैं कि जो है यह जो हमारा धारा मापी लगा हुआ है, अगर इसमें G जो BD में जो हमारा धारा मापी G लगा, कुंजी K2 लगा है, अगर यहाँ से कुंजी K2 को हम लोग यहाँ से बंद करते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग इसको जो हम लोग इस परिपथ को बंद करते हैं, कुंजी K2 को जब हम दबाते हैं तो इस G में कोई भी विक्षोभ उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर इसमें विक्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये BD में कोई धारा नहीं बह रही है। अगर BD में कोई धारा नहीं बहेगी तो इस स्थिति में BD में कोई विभवांतर नहीं होगा, यानी विभवांतर शून्य होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हमारे पास, अब हम तो यहाँ तक बता दिए, अब इसके बाद हमको यह जो फार्मूला प्राप्त करना था कि P बटा Q बराबर R बटा S आता क्या है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, दो बंद पास लिए, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाया। पहला बंद पास था ABDA था, दूसरा बंद पास था BDCB था। ठीक है ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ B जाएंगे, B से D जाएंगे, फिर एक यहाँ जाएंगे, तो यह पहला बंद पास हो गया। तो इसमें देखेंगे दो प्रतिरोध लगे हैं और दो धाराएं बह रही हैं, I1 और I2। तो इस धारा को दिशा में हम देख रहे हैं और इस धारा दोनों दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो इस धारा की दिशा में जब लेते हैं तो I1 इंटू पी हो जाता है और यह जो प्रतिरोध लेते हैं I2 इंटू आर हो जाता है। तो यह इसके विपरीत है, इसलिए इसको हम लोग किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा I1P बराबर I2R। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रतिरोध था BCDB। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रतिरोध जो है हमारा आर क्यू है, संगत प्रतिरोध आई है, यहाँ पे प्रतिरोध एस है, इसमें धारा कौन सी जा रही है, I2।
तो यहाँ पे इसकी दिशा हम देखेंगे ठीक है, दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जब इसके अपोजिट होगा तो हम वही कहेंगे कि बंद पास BCD में जब धारा एक दूसरे के विपरीत होंगे तो वह किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। तो I1Q माइनस I2S हो जाएगा। तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो यह आ जाएगा। हमने समीकरण 1 और 2 की भाग किया तो जहाँ से हमको मिला P/Q बराबर R/S मिला, और यही जो है सेतु के संतुलन की स्थिति थी, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद जो है हमने यह भी ध्यान दिया कि ये जो हमारा P और Q है इसको अनुपातिक भुजाएं कहा जाती हैं, और AD को ज्ञात भुजा तथा CD को अज्ञात भुजा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यह तो था आपका व्हीटस्टोन सेतु। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके आगे जो भी वीडियो हम आपको डालें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।